हाँ भाई, क्लास 12th केमिस्ट्री वाला हो तो इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल वन शॉट देखने को मिलने वाला है, जिसमें तीनों चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यू जो है हम उनको देखेंगे। इससे बाहर, इनके टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार मैं केमिकल काइनेटिक्स उल्टे से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2025 के सैंपल पेपर में आया। आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, जब भी आपको क्वेश्चन करना हो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी चीज़ हमें गिवन हो ना उसको लिख लेंगे। तो ये सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी हुई है। हाफ लाइफ पूछी है, अगर के की वैल्यू इतनी है तो ठीक है। तो के की वैल्यू से तो ना एक यूनिट लिखी होती है, यूनिट, और इस यूनिट से तुम पहचान सकते हो कि ये किसकी यूनिट है, मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है या आपका सेकंड ऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, ये कौन सी टाइप है क्वेश्चन की, जिसमें यूनिट ऑफ केक गिवन होगी और आपको टी हाफ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। टी हाफ निकालने के लिए बोलेगा, तो हमने के लिख लिया और जो हमें आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी थी वो लिख ली। टी हाफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता चल गया यार ये जीरो ऑर्डर है, क्योंकि यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ध्यान से देखेंगे, ब्लू कलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, आर नॉट अपॉन में 2 के। आर नॉट है आपके पास, के आपके पास है, तो हम रख देते हैं इसमें। टी हाफ इज इक्वल्स टू 4.62 10 की पावर -2, और ये कितना आ रहा है 2.31 10 की पावर -2, और 2 मल्टीप्लाई में भी है ना। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये देखो कितना पूरा 2 पे कैंसिल हो रहा है, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो टी हाफ कितना आ गया, 1 सेकेंड। कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो सिर्फ यूनिट के बेसिस पे हमने इसको निकाल लिया, और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एमसीक्यू था, एक रफ स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि अगेन एमसीक्यू ही है, और इसके अंदर आपको अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी 2025 के सैंपल पेपर के अंदर आया, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चलने वाला है भाई। देखो, कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी अ रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट दिया हुआ है। कह रहा टाइम टेकन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम टेकन कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो यार ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यार आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एल एन आर नॉट अपॉन में आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब अगर मुझे आर नॉट बाय आर लिखना हो, आर नॉट बाय आर तो मेरा हो जाएगा ये एल एन है ना, ये उधर चलेगा ई की पावर के टी, ठीक है। और अगर मुझे इसको पलटना हो तो आर निकालना हो तो आर निकालना हो तो आर नॉट उधर, क्योंकि मैं पलट रहा हूँ तो ये भी पलट जाएगा, ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है, ये हमें याद भी होनी चाहिए। तो यार अगर मेरा आर नोट डिक्रीज, देखो अगर जैसे जैसे अगर कंप्लीट रिएक्शन होनी है तो इनिशियली आर नोट कंसंट्रेशन था, आर नोट से आर तक पहुंचना है ना, आर नोट से आर तक पहुंचना है, तो आर नोट धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, आर नोट धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर ये पूरा जीरो होना चाहिए, ये पूरा जीरो होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी, ये जीरो होना चाहिए तभी तो प्रोडक्ट पूरा बनेगा। तो इसके जीरो होने के लिए एक ही कंडीशन है, ये देखो, ये जीरो तभी होगा जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, है ना। और ये क्वांटिटी कब जीरो होगी, जब मेरा टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी जीरो होता है, ठीक है। और टाइम इन्फिनिटी का मतलब समझते हो, टाइम इन्फिनिटी का मतलब यार कभी ना खत्म होने वाला टाइम, कभी ना खत्म होने वाला टाइम। इसका मतलब ये आर नोट कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, इट नेवर गोज एंड टू कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होती,
ठीक है, रीजन मैंने आपको प्रॉपर समझाया। अब आ रहे हैं हम फाइनली अपने न्यूमेरिकल पे। तो भाई न्यूमेरिकल को करने से पहले ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाड्रुपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 टू 312। तो यार एक रूल होता है, ध्यान से याद कर लेना इसको, कि अगर तुम टेम्परेचर 10 से बढ़ाओगे, टेम्परेचर 10 से बढ़ाओगे तो आपका जो मान लो इनिशियली K1 था, ठीक है, और बाद में K2 हो गया, तो जो बाद में K2 होगा ना, K2 होगा वो आपका डबल होगा K1 का। जो रेट होगा 10 टेम्परेचर बढ़ाने पे, 10 टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट जो है डबल हो जाता है। 10 टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, रेट डबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो कितना टेम्परेचर बढ़ा है, 293 में 10 जोड़ो 203, और 203 में 10 जोड़ो 300, मतलब 303, और 303 में 10 जोड़ो 313। तो मतलब 20 से टेम्परेचर बढ़ा है। और मैंने क्या बोला था, अगर 10 से बढ़ाते तो डबल होता है, अगर 20 से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो वही इन्होंने ये देखो करा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत ज़्यादा लगने वाला है, कि अगर टेम्परेचर 10 से बढ़ाओगे तो आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अब हम जो इन्होंने दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है इन्होंने K2/K1, K2/K1 4 दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना, जैसे अगर यहाँ पे डबल लिखा होता तो K2/K1 2, अगर ट्रिपल लिखा होता तो K2/K1 इज इक्वल टू 3। और जो भी चीज़ दे रखी हो वो लिख लो। टेम्परेचर दिया हुआ है ना, टेम्परेचर T1, इनिशियली T1 कितना था 293, T2 कितना है 313 केल्विन, और लोग 4 वगैरह की वैल्यू दे रखी है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो तुम्हें अरेनियस इक्वेशन यूज करते हैं हम इसमें, अरेनियस इक्वेशन जो होती है log, अरेनियस इक्वेशन फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर, log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ये आपकी अरेनियस इक्वेशन होती है। वैल्यूज देखो, K2/K1 हमारे पास है, EA हमें निकालना है, 2.30 हमारे पास है, R की वैल्यू हमें पता है ये दे रखी, T2 भी है T1 भी है। तो बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जस्ट पुट ऑन करते हैं वैल्यूज, log K2/K1 इज इक्वल टू 4 हो गया। EA को हम x मान लेते हैं, लेट EA भी x, ताकि इजीली रहे सोल्व करने के लिए। 2.303 मल्टीप्लाई में 8.314, और यहाँ पे हमारा T2 है 313 माइनस 293, कितना हो जाएगा 20, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 293 मल्टीप्लाई में 313, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो log 4 की, यहाँ पे log 2 की वैल्यू दे रखी है और log 4 की भी दे रखी है, तो log 4 की वैल्यू रख दो, मतलब x को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ भेज दो, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, एक बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। रुको, x को, मतलब log 4 की वैल्यू कितनी थी 0.602, x नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं कैलकुलेट से करके लिखता हूँ, 19.147 आ रहा है, ठीक है। 20 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 293 314, ये आपका आ रहा है 91709, ठीक है। अब यार देखो, अब एग्जाम के अंदर अब तुम्हारे पास ये कैलकुलेशन है, तो तुम आधा घंटा लगा दोगे या 15 मिनट तो आराम से लगा दोगे इसको सोल्व करने के लिए। तो तुम एग्जाम में क्या करोगे, x को ऐसे ऐसे लिखोगे 0.602 19.147 मल्टीप्लाई 91709 अपॉन में 20, इतना छोड़ दोगे, इतना छोड़ दोगे सही यूनिट लिख के, ठीक है, सही यूनिट लिख के इतना छोड़ दोगे। उसके बाद लास्ट में जब तुम्हें टाइम मिलेगा तब तुम इसको सोल्व कर लोगे। वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.28 10 की पावर 4 जूल पर मोल। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें जो ये वैल्यू है ना हमेशा किलो जूल में लेनी है। किस में लेनी है, किलो जूल। किलो जूल के लिए यार आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 10 की पावर 3 से,
ठीक है, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दोगे, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं 2 ज़ीरो हटाऊँ तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या पहुँच जाएगा 1 ज़ीरो, तो 52.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया। तो इसको बस तुम थोड़ा सॉल्व करने में लास्ट में टाइम देना, इनिशियली आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगेन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें, तुम देखोगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 10 से और ये निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है तुम्हें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है, log K2 by K1 क्या हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 10 से बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा K2 by K1, K2 by K1 तुम्हें 2 हो जाएगा। ये तुम्हें निकालना है, R की वैल्यू तुम्हारे पास है, ये दी हुई है देखो 2.303 इंटू में R, ये पूरी वैल्यू तुम्हें दी हुई है कि इसको ये ले लो। log 2 की वैल्यू भी तुम्हें दी हुई है 0.30, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, ये तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.30 19.15। टेम्परेचर तुम्हारा ये ऊपर 10 आ जाएगा, 27 को मल्टीप्लाई करो 37 से, जो भी वैल्यू आए वही तुम्हारा आंसर है। अब तुम ये सोचोगे कि तुम्हें ये क्यों दिया हुआ था फिर, ठीक है, रेट कांस्टेंट क्यों दिया हुआ है आपने, तो हमने तो ऐसे ही निकाल दिया। देखो दो कॉन्सेप्ट है, K2 बाय K1, ये भी करोगे तुम K2 0.08 अपन 0.4 तब भी 2 आ रहा है, और ये वाले कॉन्सेप्ट से भी तुम्हें पता है 2 आ रहा है, तो दोनों से तुम कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो जाई, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसके बेसिस पे तुम्हें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है बैकवर्ड रिएक्शन की, समझ रहे हो, और हाउ विल द कैटलिस्ट चेंज द अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें, और H2 और I2 देख लो कितने पे, 100 पे है। ठीक है, और ये तुम्हारा 140 पे है, और 2HI आपका मतलब ये 110 पे है, सॉरी है ना, ये 110 पे है और ये 100 पे है 2HI। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो एनर्जी तुम्हारी जो रिएक्शन है ये है H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI। तो अगर इन दोनों की हम एनर्जी देखें इनिशियली ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हमें कितनी दी हुई है 110 है ना, 110। तो एनर्जी आपको जो दी हुई है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी दी हुई है 110, कितनी किलो जूल में दे रखी है ना, किलो जूल पर मोल। प्रोडक्ट की कितनी दी हुई है, प्रोडक्ट की ये ना प्रोडक्ट 2HI, उसकी कितनी दी हुई है 100। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की 140 किलो जूल पर मोल। तो अब तुम्हें निकालने के लिए बोले एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दोनों की तुम्हारे पास है 100 माइनस 110, दैट इज -10 किलो जूल पर मोल, है ना, ये आ रही है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होती है, सबको पता है एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। तो आंसर तुम्हारा फर्स्ट वाले का तो यही हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन, एक और चीज बोलिए बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। देखो ये बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है 100, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि भाई तुम्हारी 2HI से ये बनेगा, तो 2HI से ये बनाने के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से भी तो होता हुआ जा रहा है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से भी होता हुआ जा रहा है। तो अगर आपको बैकवर्ड की रिएक्शन एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तब आएगी बैकवर्ड की। तो 140 माइनस 100 40 किलो जूल आया आपका आंसर। अच्छा, कैलकुलेट द, इसमें होता है इफेक्ट, कैटलिस्ट क्या इफेक्ट करता है, तो कैटलिस्ट लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना, एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड कर देता है। जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है
तो ये अलग पाथवे प्रोवाइड कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट। रेट बढ़ा देता है, रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा देता है, बट डेल्टा एच और इक्विलिब्रियम पे इसका कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल हो गया जब मैंने टेम्परेचर 10 के से बढ़ाया, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर वही बात, घुमा फिरा के फिर वही बात। देखो इस बार भी आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको अगर K2/K1 दिया हुआ है 2, टेम्परेचर आपके पास है, देखो ये क्या बोला है कि इंक्रीज करा 10K से फ्रॉम 298, कि 298 से 10 बढ़ा दिया, तो 298 से 10 बढ़ाने में कितना हुआ 308। तो T2 ये है, T1 ये है, और सब चीज़ आपको दे रखी है, आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप इसका आंसर निकाल लेते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये आपका आएगा 52700 जूल पर मोल। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, बताना किस किस का सही आया। ठीक है, तो अब एक रिएक्शन दे रखी है आपको, एक मैकेनिज्म उसका दे रखा है, कह रहा है रेट लो लिखो इस रिएक्शन के लिए। बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है भैया, रेट लो कैसे लिखते हैं। देखो रेट लो हमेशा लिखा जाता है भाई स्लोएस्ट से। किससे लिखा जाता है, स्लो। तो स्लो कौन सी है, ये वाली है ना। तो इससे अगर मैं रेट लिखूं तो रेट हो जाएगा के रिएक्टेंट H2I2 इंटू में I नेगेटिव, यही होगा। रेट लिख दिया रेट लो से, ये तो पहला हो गया। कह रहा मोलिकुलैरिटी और वो बताओ ऑर्डर, मतलब इन दोनों का सम हो जाता है ऑर्डर। जैसे ये जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी पावर का सम ऑर्डर होता है, तो 1 + 1 ऑर्डर तो हमारा 2 हो गया, ऑर्डर तो क्या हो गया हमारा 2 हो गया। और मोलिकुलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें देखो 1 2 1 2, दोनों में 2 ही है, तो मोलिकुलैरिटी भी कितनी हो गई 2, मतलब कि आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट पे आओ, आपको टेबल दे रखा है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना, और फिर ओवरऑल ऑर्डर बताना। मतलब पहले ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर बी के, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन जो होते हैं ना ये बड़े ही सरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बस तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पे 2 टेबल दे रखे हैं, एक बार तुम्हें रेट 1 और रेट 2 को डिवाइड करना है, एक बार रेट 2 और रेट 3 को डिवाइड करना है। मतलब रेट 1 को, एक बार आपको रेट 1 और रेट 2 को डिवाइड करना है, एक बार रेट 1 और रेट 3 को डिवाइड करना है, और फाइनली आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं, ऑर्डर आ जाता है। तो क्या करते हैं, पहले हम रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1 करते हैं, रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1। देखो रेट आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ईच रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर आता है। ठीक है, ऑर्डर तो हमें नहीं दे रखा है यहाँ पे, देखो कहीं पे भी ऑर्डर नहीं दे रखा, तो एक का ऑर्डर मैं एक्स ले रहा हूँ, एक का वाई ले रहा हूँ। तो रेट 2 है, रेट 2 मतलब ये वाला, तो इसके लिए मेरा ए कितना है 0.2, ठीक है 0.2 है। और रेट 1 के लिए, रेट 1 के लिए मेरा ये कितना है 0.1 है ना। और दोनों का क्या रखूं ऑर्डर एक्स, तो इन्होंने बोलता है एक बार ए के रिस्पेक्ट में निकालो, तो बी नहीं लेना जब ए के रिस्पेक्ट में है तो। ठीक है, इसको भूल गया क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बोला है। अब रेट 2 और रेट 1 कितना है, रेट 2 आपका है 0.10, रेट 1 आपका है 0.05। इसको काटो कितना आ रहा है 2, और यहाँ से भी काटो कितना आ रहा है 2 की पावर x। बेस सेम, पावर भी सेम होगी, अगर बेस सेम होता है पावर भी सेम होगी। बेस 2 है तो पावर भी क्या होगी सेम, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a आ गया आपका। अब हमें निकालना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तो ऑर्डर जब b के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने क्या कोशिश करी कि ऐसा रेट लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया, ठीक है। अब मैं 1 और 3 ले रहा हूँ, ये वाला 1 और 3 वाला, ठीक है। 1 और 3 लूंगा तो रेट 3 बाय रेट 1, रेट 3 और रेट 1 देखो दोनों इक्वल है, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू B3 कितना है 0.2 और 0.1, 0.2 बाय 0.1 की पावर y
है ना। अब ये आ रहा है 1 इजिकल्स टू 2 की पावर y, है ना। 1 की पावर ऐसी क्या रखूं या y की पावर ऐसी क्या रखूं ये 1 के इक्वल आ जाए। 1 और 2 कब इक्वल हो सकते हैं आपस में, जब y की पावर 0 हो, क्योंकि किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो y की पावर 0 रखनी पड़ेगी, तभी जो है जो 2 1 के इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की 1 आ गई, ओवरऑल ऑर्डर इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 1 आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। अब ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो तुम इसको बहुत अच्छे से समझना। कह रहा है फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर के थर्मल डिकम्पोजिशन से, N2O5 N2O4 और O2 में जा रहा है। तुम्हें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इनिशियल टाइम दिया हुआ है 0, और इनिशियली जो रिएक्टेंट था वो इतना प्रेशर है उसका। टाइम जब 100 हुआ तो टोटल प्रेशर देखो, ये ध्यान से देखोगे तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ना कि इसका प्रेशर। इनिशियली तो यार ये दोनों नहीं होंगे, तो जो भी प्रेशर होगा वो इसी का ही होगा, लेकिन बाद में जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो टोटल प्रेशर में इन दोनों का भी प्रेशर होगा। तो मेरे को इसका प्रेशर नहीं गिवन है, मेरे को टोटल प्रेशर गिवन है। इनिशियली इसी का प्रेशर होता है तो ये ऑटोमेटिकली इसी का हो गया। तो अब निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना फर्स्ट ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपन में T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, है ना, यही होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो मेरे पास है ये रही, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो है ये तो टोटल है, इसकी नहीं है, ये इन सबकी मिला के टोटल है, तो मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखी रिएक्शन भाई। इनिशियली जो टाइम 0 पे प्रेशर था वो P0 था, और ये बने ही नहीं थे, ऑफ कोर्स टाइम 0 कुछ भी नहीं है, तो इनिशियली खाली रिएक्टेंट था। जब टाइम 100 हुआ तो ये कितने मोल टूटा भाई 2x, और ये कितने बना 2x, और ये कितने बना x। टोटल प्रेशर क्या होता है भाई, टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर, तो इन सबके पार्शियल प्रेशर को प्लस कर 2x से 2x कैंसिल, तो PT आ गया आपका P0 प्लस x, और x आ गया PT माइनस में P0। अब देखो आपको P0 और P0 और PT दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे रख के x निकालते हैं, कितना आ जाएगा, PT दिया हुआ था 6.625 और ये था आपके पास 0.5, है ना, ये देखो। तो x की वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा साइड कर दूं, ये थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई, कितना आ गया 0.5 माइनस करो 0.625 में से कितना देगा 0.125 ATM। अब x आ गया तो इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास इसका प्रेशर आ जाएगा जो मुझे एक्चुअल में चाहिए, है ना। तो एक्चुअल में मुझे जो Pn2O5 का प्रेशर चाहिए वो है P0 कितना है 0.5 माइनस में 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है 0.125, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0.5 माइनस में 2 इंटू में 125 कितना हो गया 0.25, और ये कितना आ जाएगा 0.25 Pn2O5। अब क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दो, और क्या करोगे 2.303 K की वैल्यू मतलब K की वैल्यू 2.303 टाइम है ना, टाइम कितना दिया हुआ है 100 लॉग 0.5 अपॉन में 0.25, 2 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 0 से 0 कैंसिल, है ना। तो 25 इंटू में 50 कितना हो गया 2, तो ये आ गया log 2, K इज इक्वल टू 2.303 100 log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि मेरे को भी याद है 0.3010 होती है। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन में 100, है ना, और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.93 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, है ना, यही आ जाएगी ना। यहां से मैंने क्या करा है, 3 जीरो हटाए, नीचे 6 हो गए, अब एक यहाँ पे रखूंगा तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी
अच्छा, कहीं और कन्फ्यूजन होगी, ये कैसे लिख दिया, ये देखो, अगर मैं यहाँ से नीचे उतारूँ तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। इसमें से 3 तो मैंने यहाँ पहुँचा दिए और 2 ये रहे 0.93 में। ठीक है, तो अभी भी 5 ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर तुम्हें समझ में आया है तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल सिमिलर। 2 एक्सपेरिमेंट है, टाइम तुम्हें दे रखा है, रेट कांस्टेंट निकालना है सेम टू सेम। इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, करना है इसको। अच्छा, अब एमसीक्यूज आ रहे हैं भाई। अरेनियस इक्वेशन दे रखी है आपको, कह रहा ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, फ्रीक्वेंसी फैक्टर करता है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन, लेकिन ये इस बार के सैंपल पेपर में आया हुआ और इस बार तुम्हें टेबल नहीं दिया हुआ। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, SO2 Cl2 से SO2 प्लस Cl2 बन रहा है। कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस फाउंड टू बी 200। टोटल प्रेशर गैस का 200 है 10 सेकंड बाद, और 300 है जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो तुम्हें पता है ना ये बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था ऑफ कोर्स। तो अगर टाइम 0 है तो इनिशियली कितना होगा, P0 होगा, और ये कितना होगा, 0 होगा। फिर हुआ टाइम 10 सेकंड, टाइम हुआ 10 सेकंड, तो P0 में से कितने माइनस हुए होंगे, P0 में से तो यहाँ पे P0 में से कितने माइनस हुए होंगे, x, और ये कितने बने होंगे x, ये भी कितने बने होंगे x। अब इसने बोला कि टाइम जब मतलब जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और तुम्हें अभी मैंने ऊपर एक एमसीक्यू में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी तभी कंप्लीट हो सकती है टाइम क्या हो इन्फिनिटी, टाइम क्या हो इन्फिनिटी। तो इस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, SOCl2 रिएक्टेंट 0 हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और प्रोडक्ट आपका ये भी P0 हो जाएगा और ये भी आपका P0 हो जाएगा, है ना। तो P इंफिनिटी मतलब P इंफिनिटी जो होगा प्रेशर इंफिनिटी पे, इन दोनों के एक बराबर ही होगा। और प्रेशर 2P0, और ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 300। तो आपके पास इनिशियल प्रेशर की वैल्यू आ गई, व्हाट इज 150 टोर, 150 टोर। अब ये आपके पास आ चुका है। अब तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T लोग P इनिशियली कितना था, P0 ऑफ SO2 Cl2, और लेटर ऑन जब P0 नहीं आएगा, खाली P SO2 Cl2 लेटर कितना है। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल तो ये रहा, इनिशियल 150 है, लेकिन लेटर ऑन का नहीं है। तो लेटर ऑन का कैसे निकालेंगे, यहाँ से P0 माइनस एक्स, P0 कितना है 150, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। अब x निकालने के लिए इन तीनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल आ जाएगा, pt आपके पास कितना आ जाएगा, P0 प्लस एक्स, और x और क्या हो जाएगा, pt माइनस में P0। ठीक है, और pt कितना दिया हुआ है आपको, 200 दिया हुआ है, माइनस में P0 कितना है, अभी तो निकाला है 150, तो कितना आ गया x की वैल्यू, 50 टोर आ गई, 50 टोर। 50 टोर को यहाँ पुट करो, ये आ गया आपका 100 टोर, 100 टोर। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखो यार, K इज इक्वल्स टू 303 अपॉन में 10 log 150 अपॉन में 100, कैंसिल 3/2, K 2.303 अपॉन में 10 log 3, log a बाय बी क्या होता है, log a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। log 3 और log 2 की वैल्यू देखो दे रखी है, 3 और 2 दोनों दे रखा है, क्या करोगे, पुट ऑन करोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू 0.2303 मल्टीप्लाई log 3 की वैल्यू 0.4771
0.3010। तो ये कितना हो जाएगा 0.2303 माइनस करोगे तो 0.1761। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0.00405 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर इसका होगा। कुछ भी नहीं करा यार हमने, सिमिलरली पहले की तरह ही करा। बस ये ध्यान रखा कि इस बार इसने बोला हुआ था कि कंप्लीट यानी कि इन्फिनिटी पे कंप्लीट होती है, तो इन्फिनिटी पे दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास पी नॉट आ गया था। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू थी मेरे पास, पी टी की वैल्यू थी, एक्स निकल गया, फिर यहाँ पुट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अच्छा ही क्वेश्चन था, आसान भी था। अच्छा, ये ऊपर कर लिया था। अच्छा ये देखो, आपको एक प्लॉट दे देते हैं और यहाँ पूछते हैं कि कौन सी रिएक्शन है ये। अब यार जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन आए ना, आप इसको इक्वेट करोगे y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, y एक्सिस पे क्या है, r है, m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप आपको गिवन है, कितना गिवन है, माइनस का k गिवन है, इनटू में x क्या है, टाइम है, प्लस c क्या है, r नोट है। कौन सी इक्वेशन है ये, r नोट माइनस r इजिकल्स टू के टी। तो आंसर सही आएगा। अच्छा ये देखो, ये कॉलराउज लॉ की है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सही है एकदम। तो यार ध्यान से देखोगे, अगर C1 होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या, नहीं, ए रहेगा, गलत। अगर C इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर किसी की इनफाइनाइट हो जाएगा तो भी ये जो है आपस में इक्वल नहीं होने वाले। ठीक है, और अगर ये C की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 0, ये दोनों तभी इक्वल हो जाएंगे। आंसर इज बी। कह रहा है यूनिट ऑफ गेट सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा भाई, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है सेकंड, उसके लिए जीरो ऑर्डर। इसका उल्टा कर दो, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है, ये बोलता है भाई। अच्छा दोबारा आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बोला ऑर्डर, तो वही y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे। इस बार देखोगे c नहीं है, कोई भी c नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन आया इसलिए। तो y क्या है आपका, log r नॉट अपॉन में r इजिकल्स टू m x क्या है, x तो t है, और ये क्या होता है, k होता है ना साथ में, प्लस में 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, log r नोट बाय r y इजिकल्स टू एम एक्स, एम क्या होता है आपका, स्लोप, स्लोप क्या है, k। ठीक है, स्लोप आ गया। ठीक है, तो इन्होंने लोग, अच्छा एक बात और, ये लोग की फॉर्म में दिया हुआ है, लोग आर नोट बाय आर। तो जब लोग की फॉर्म में दिया हुआ है ना, लोग आर नोट बाय आर, तो के साथ में 2.303 भी आता है नीचे। ठीक है, के साथ में 2.303 भी आता है नीचे, तो के बाय 2.303 ये भी आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, हालांकि ये बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ईजी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, अब ए और ए माइनस एक्स क्या है, देखो ए होता है आपका 100, ए इज ऑलवेज 100, एक्स इज जो भी आपको दिया हुआ है, अगर 90 दिया हुआ है तो 90 है। फर्स्ट केस के अंदर आपको कितना हुआ है, 99, तो फर्स्ट केस लोगे 99 के लिए निकाल दोगे टी, टी 99 निकाल रहे हो तो टी 99% हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के लोग 100 अपॉन में 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लोग 100 को क्या लिख सकता हूँ, लोग 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 10 लोग ए की पावर बी लिखो, लोग ए की पावर बी होता है बी लोग ए, तो बी 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2.303 के लोग 10, लोग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, लोग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो T99 आपका आ गया ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, T90, T90 आपका क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के लोग 100 अपॉन में 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10। इससे कर लोग 10 की वैल्यू होती है 1, तो T90 कितना आ गया आपके पास, 2.303 के। इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए क्या बोला था कि भाई शो डेट द टाइम रिक्वायर्ड इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड बाय 90, कि 99% में जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस है 90 का। तो इन दोनों को डिवाइड करो, जो T90 आया, T99 परसेंटेज अपॉन में T90,
कितना आया था 2 इंटू में 2.303 अपॉन में के, और ये आया था आपका 2.303 के। ये पूरा से ये पूरा कैंसिल, ये देख सकते हो कि T99% अगर इसको वहाँ लेके जाऊंगा तो डबल है जितना, मतलब T90% में 2 गुना टाइम लग रहा है जितना 99% में लग रहा है। तो ये बहुत ईजी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है कि 50% कंप्लीट जब रिएक्शन हो रही है, 50% 20 मिनट्स में हो रही है और टेम्परेचर दिया हुआ है, कह रहा है अगली 50% जो है ना 5 मिनट में हुई, टेम्परेचर दिया हुआ है, ई ए निकालना है, ठीक है। ई ए निकालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि 50% तो टी हाफ है, तो टी हाफ जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के। तो यहाँ से T1 बाय T2 इज इक्वल टू K2 बाय K1, क्योंकि 20/5 हो गया, 20 और 5, ठीक है। तो K2 बाय K1 कितना आ गया 4/1, 4/1 आ गया। ई ए निकालना है, बाकी सब चीज़ तुम्हारे पास है। आंसर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये बढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो भाई, हमारे ना केमिस्ट्री के बेस्ट प्रीमियम बुकलेट्स हैं। ऑर्गेनिक की बुकलेट है जिसके अंदर आपको इस तरीके के बेस्ट नोट्स मिलते हैं, जिसमें आपको पूरे 5 चैप्टर कंप्लीटेड है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड है, सब चीज़ ट्रिक के साथ लिखी हुई है, कलरफुल इंक्लूडिंग PYQ, सब चीज़ आपको डिटेल PDF मिल रही होगी 449 में, पांचों चैप्टर। फिर है लास्ट ईयर 10,000 स्टूडेंट ने परचेज की थी। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री की बुकलेट, जिसके अंदर आपको इस तरीके के नोट्स मिलते हैं, जिसमें आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे डिटेल में मिलते हैं, SI यूनिट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स है, जो मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ, वो डिटेल उसका सॉल्यूशन वहाँ मिलता है। रिवीजन बुकलेट जो कि 249 रुपीज़ की है, जिसमें पूरे 10 की 10 चैप्टर आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन, एक चैप्टर 1 से 3 पेजेस के अंदर लिखा हुआ है, टोटल 40 पेजेस की PDF है, जिसको आप अपनी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। 70% टॉपिक्स इससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आपके पेपर के अंदर, मतलब बेस्ट है रिवीजन के लिए अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो। अभी मेगा कंबाइंड ऑफर चल रहा है, 599 में तीनों बुकलेट मिल जाएगी। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अभी ले लेना। अब आ जाते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पे। तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है डेल्टा जी और log Kc से रिलेटेड, जो आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि डेल्टा जी और log Kc निकालो और आपको टेम्परेचर देगा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 ही देगा तभी आपकी जो है नर्स्ट इक्वेशन 25A लगती है, ठीक है। और आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है, ठीक है। और ठीक है, इतना ही चाहिए होता है हमें। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है, देखो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा ना, वो होगा कि हम ई नॉट ऑफ सेल निकालें। क्या निकालें? ई नॉट ऑफ सेल। अब ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन, कि एनोड और कैथोड दोनों का रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये देखो Zn2 पॉजिटिव से 0 पे जा रहा है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ये 2 पॉजिटिव से 0 पे जा रहा है, ये भी रिडक्शन, मतलब जो इन्होंने पोटेंशियल दे रखे हैं वो रिडक्शन ही दे रखे हैं। लेकिन तुम्हें कैसा पता चलेगा कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है? मेन प्रॉब्लम यही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें पता चलेगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ये 0 से +2 पे जा रहा है, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से तुम्हें याद रखना वर्ड लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा? एनोड, तो ये होगा Zn आपका होगा एनोड। और ये देखो 2 पॉजिटिव से 0 पे जा रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो ये रिडक्शन की है, मतलब ये कैथोड की है और ये एनोड की है, ठीक है। तो कैथोड में कैथोड की पहले आएगी, यानी कि 0.40 वोल्ट माइनस, और ये भी माइनस का गिवन है, माइनस का 0.76, आंसर आ जाएगा 1.16 वोल्ट। ये आ गया आपका ई नोट ऑफ सेल। अब ई नोट ऑफ सेल क्यों निकाला है? क्योंकि यार डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नोट का माइनस का NFE ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ई नोट ई नहीं होगा तो तुम कैसे निकालोगे? अब एफ की वैल्यू देखो तुम्हें दे रखी है, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? एन निकलता है भाई तुम्हारा हाफ रिएक्शन से, ठीक है, हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। Zn से किस में जा रहा है? Zn2 पॉजिटिव, Zn से जा रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे Zn2 पॉजिटिव में जा रहे हैं 0 से, तो जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है ना, वहीं पे ही आपका इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 2 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन।
अच्छा दूसरा था कैडमियम, कैडमियम +2 से जा रहा है कैडमियम में, तो ये हो जाएगा कैडमियम +2, जहाँ पे पॉजिटिव मतलब चार्ज आए ना वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि 2 है ना, तो ये कैडमियम में। तो अब इन दोनों की हाफ सेल रिएक्शन से तुम्हें क्या निकालनी है, कंप्लीट रिएक्शन। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो जो कॉमन होते हैं, कॉमन इलेक्ट्रॉन इज द वैल्यू ऑफ एन, दोनों में जो कॉमन इलेक्ट्रॉन होंगे इज द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मान लो यहाँ पे 3 होते, यहाँ पे 2 होते, तो मैं क्या करता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम चाहिए, तो फिर मेरा एन की वैल्यू 6 हो जाती दोनों, है ना। जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, अगर यहाँ पे 2 होती यहाँ 3 होती तो मैं इनको बैलेंस करता पहले और उसके बाद निकालता, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 6। अब मैं डेल्टा जी में पुट करने के लिए रेडी हूँ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का एन, एन 2, एफ की वैल्यू 96500 और ई आपने निकाला ही था, कितना निकाला था 1.16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 0 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 965 को मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3 और 2 मल्टीप्लाई में 965, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है, माइनस का तो आएगा ना, माइनस का 223 जूल पर मोल। अब ना यार एग्जाम के अंदर तुम इसको इस टाइम पे मल्टीप्लाई करने मत बैठना, तुम इसकी कैलकुलेशन के लिए इसको लास्ट के लिए छोड़ देना जब टाइम बच जाएगा, क्योंकि इसका तुम्हारा आधा ही नंबर होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन है वो छूट सकता है। तो बेटर कि आधा नंबर गंवाने से अच्छा यहाँ पे यूनिट डाल के छोड़ दो, लास्ट में टाइम बच गया कर लेना। और डेल्टा जी हमेशा किलो जूल में लोगे, ठीक है। जैसे ई भी हमने केमिकल काइनेटिक में लिया था किलो जूल में, ये भी किलो जूल में लिया जाता है। किलो जूल के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो इसको, किलो जूल पर मोल, तो ये कितना आ जाएगा 223.88 किलो जूल पर मोल माइनस का, है ना, ये आ गया आपको डेल्टा जी। डब्बे में बंद करके आओगे आंसर को यहाँ पे हमेशा, ठीक है। अगला क्या बोला था, लोग केसी निकालो, लोग केसी, तो लोग केसी का भाई डेल्टा जी, सबसे पहले तुमने ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकालना है, समझ गए ना। सबसे पहले तुम्हें ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, जिसके लिए तुम्हें कैथोड और एनोड पे कौन है ये पता करना था। फिर एन निकाला ताकि हम डेल्टा जी निकाल सके, फिर एन से डेल्टा जी निकला और डेल्टा जी से लोग केसी, तो पूरी साइकिल होती है भाई। तो फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.00591 अपॉन में एन लोग केसी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास है कितना 1.16, 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू थी 2, लोग केसी ही मुझे निकालना है। तो लोग केसी क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उधर, लोग केसी इज इक्वल टू 1.16 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 0.0591, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 39.25 आ रहा है, ठीक है। ये भी तुम लास्ट के लिए छोड़ दोगे कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि लेंदी हो जाती है। तो इस तरीके से तुम इसको भाई अपने आंसर को डब्बे में बंद करके आओगे। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है लोग केसी वाली, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। 298 पे ही ज़्यादा बात होगी, देखो 298 केल्विन लिखा हो या 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, इसी पे ही नर्स्ट इक्वेशन लगती है, इसलिए ज़्यादातर हम इसी पे ही बातें करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, राइट द सेल रिएक्शन, तो सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इनका यूज करके, जो हमने पहले भी लिखी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेल रिएक्शन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सेल रिएक्शन तो नेसेसरी है ही। तो एसएन से किस में जा रहा है, एसएन से सबसे पहले तो तुम देखोगे कि एनोड, देखो एनोड पे होता है एनोड ऑक्सीडेशन, तो 0 से पॉजिटिव पे जा रहा है, तो यही हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, तो इसका तो हाफ सेल रिएक्शन फॉर एनोड। एसएन से किस में जा रहा है, SN2 पॉजिटिव, जहाँ पे आयन आएगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन। और H पॉजिटिव से किस में जा रहा है, H पॉजिटिव से जा रहा है किस में,
H2 में, लेकिन पॉजिटिव जहाँ पे आएगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन होते हैं H2, लेकिन यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसको पहले बैलेंस करो, 2 यहाँ पे ऐड करो, 2 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, क्योंकि एक H पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 से 2 हो जाएंगे। तो ये होगी आपकी कैथोड की, ये होगी आपकी कैथोड की। ओवरऑल हम करेंगे ऐड तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल से ही जो ओवरऑल आती है ना, उसी से ही हमें मिलता है क्या, क्या मिलता है, एन की वैल्यू मिलती है यार, और कुछ नहीं मिलता। तो ओवरऑल रिएक्शन से ही हमें एन की वैल्यू मिलती है, क्योंकि एन की वैल्यू कॉमन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आ गई 2। एन की वैल्यू आ चुकी है, मुझे निकालना क्या है, ये सेल रिएक्शन लिखनी थी और कैलकुलेट ईएमएफ। और ईएमएफ देखो ध्यान से सुन लो, ये दो बात होती है, जब भी बोले तुम्हें ईएमएफ एट ईएमएफ निकालो एट 295, तो ईएमएफ एट 295 होता है ई सेल, जो कि अलग है ई नोट ऑफ सेल से। ई सेल अलग है, ईएमएफ अलग है ना। तो ये ईएमएफ क्या है वो ध्यान से सुनो, और ये इसी में तुम्हें कंफ्यूजन होगी हमेशा कि ई सेल निकालने कहीं ई नोट ऑफ सेल निकाल के आ जाओ। देखो ई सेल का फॉर्मूला होता है भाई ई नोट ऑफ सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन आती है ये हमेशा आयंस की आती है, सॉलिड्स की नहीं आती है, ठीक है। अब ई सेल जब भी बोले ईएमएफ निकालो 2298 पे, तो क्या बोला है, ई सेल बोला होगा, ठीक है। तो ये निकालना है, और इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, एन की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, कंसंट्रेशन के नाम पे तुम्हारे पास ये रही कंसंट्रेशंस है ना, ये रही कंसंट्रेशंस, तो कंसंट्रेशन भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ई नोट ऑफ सेल चाहिए पहले, तो ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस ई नोट ऑफ एनोड रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे एच है और एस एन है हमारा एनोड पे, तो एस एन इनकी वैल्यूज रखो यार यहाँ पे, कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू है 0 ही है ये तो, और कैथोड की 0 माइनस में एनोड, एनोड की -14 है, तो ये कितना आ जाएगा, ई नोट ऑफ सेल आपका आ जाएगा 0 माइनस में -0.14 वोल्ट आ गया ई नोट ऑफ सेल। अब ई सेल निकालो, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करो बस, और कुछ नहीं है, 0.14 ई नोट ऑफ ई सेल इजिकल्स टू ई नोट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में 2 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ये आयंस है देखो प्रोडक्ट में, यहीं से ही पता चलेगा, जब भी तुम्हें नर्स्ट इक्वेशन लगेगी तो फाइनल ये वाली रिएक्शन लिखनी जरूरी है, इसी से पता चलेगा प्रोडक्ट में क्या है। अभी हाइड्रोजन है, ये तो आयंस नहीं है, आयंस को काउंट करना है, SN2 पॉजिटिव, इसकी वे देखो देर की कंसंट्रेशन 4 इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है। तो 4 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टर में क्या H पॉजिटिव। अब याद रखना देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में चढ़ता है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है 2 की पावर -2, लेकिन पावर जो थी, जो कोफिशिएंट था वो पावर में चढ़ गया 2, तो ये बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं। और अगर तुमने हाफ सेल रिएक्शन नहीं लिखी तो तुम ये चीज़ तुम कभी याद ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करोगे तुम, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो भाई। अगर इसको मैं कैंसिल करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरा कैंसिल किस तरीके से होगा, ये देखो 4 इंटू में 10 की पावर -3 है, नीचे भी 4 आ जाएगा स्क्वायर और 10 की पावर -4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा 10 की पावर -1, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 10, है ना, ऊपर जाके हो जाएगा 10, और लोग 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब ये पूरा की पूरा क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। ये देखो ना, इसको कैंसिल करा मैंने, 2 2 जा 4 और 10 की पावर -2 10 की पावर -4, 4 से 4 कैंसिल, 10 की पावर -6 10 की पावर -4 10 की पावर -1 आया नीचे, -1 ऊपर जाके लोग 10 हो गया, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा की पूरा क्या हो गया, खत्म, ये पूरा की पूरा हो गया खत्म। तो आपका हो जाएगा 0.14 माइनस का, इसको डिवाइड करो, इसकी डिवाइड की वैल्यू भी तुम याद कर सकते हो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.02955, मैंने तो याद कर ली थी अपने टाइम पे क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम बचता है। फिर इसको माइनस करोगे तो आ रहा है 0.11045 वोल्ट ई सेल,
ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के ये पहचानना कि क्या क्या पूछा गया है, यही सबसे बड़ा खेल होता है भाई साहब। और जब भी तुम्हें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो और पूछे ई सेल निकालो, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो, तो इसका मतलब क्या है, ई सेल निकालने के लिए बोला है, ई सेल। क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में खाली तुमसे ई नॉट ऑफ सेल तो पूछ नहीं रहा होगा वो, है ना। ये ई नॉट ऑफ सेल खाली पूछ तो नहीं रहा होगा कि इतना निकाल दो बस, कहाँ गया ये, इतना सा तो नहीं पूछेगा 5 नंबर के क्वेश्चन में, कुछ तो बढ़िया पूछ रहा होगा। तो इसीलिए तुम्हें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखी। सेल रिएक्शन लिखने का तरीका है कि भाई तुम्हें ये जो दे रखा है ना, इससे देखो एसएन से जा रहा है SN2 पॉजिटिव, मतलब 0 से 2 में जा रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। कैसे याद रखोगे, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो SN से SN2 पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। 2 क्यों ऐड करें, क्योंकि यहाँ 2 था। H पॉजिटिव से गया H2 में, बच्चे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना भूल जाते हैं। H2 है भाई, यहाँ पे 2 H है तो यहाँ भी तो 2 लोगे, और ये 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। दोनों को ऐड करा, यहाँ से N की वैल्यू आ गई और फाइनल रिएक्शन आ गई, जिससे मुझे पता चलेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, जो मैं यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। और हमेशा इनकी वैल्यूज नहीं काउंट करते, सिर्फ आयोन्स की काउंट करते हैं। फिर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये जो आगे कोफिशिएंट है इसको पावर में चढ़ाना भूल जाते हैं। तो जो आप नहीं करोगे, पावर में चढ़ा क्या होगा इसको, फिर तो कुछ भी नहीं है आगे। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब भी क्या पूछ रहे हैं निकालने के लिए, क्या बोले, अभी भी ई सेल निकालने के लिए बोला हुआ है ना, अभी भी ई सेल निकालने के लिए बोला है। सर सबसे पहला काम क्या करोगे, सर सबसे पहला काम तो आपने कितनी बार बता दिया कि ई सेल लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले तो सेल रिएक्शन लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया यार, तुम तो जल्दी सीख गए। Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऐड करेंगे जहाँ पे आयन है, कैडमियम से। और ये क्या है, Zn से Zn2 पॉजिटिव जा रहा है, तो अरे बोलो जल्दी, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है सर, एनोड पे होता है। कैसे याद किया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, बहुत बढ़िया। आओ आगे। उसके बाद है कैडमियम 2 पॉजिटिव। कैडमियम 2 पॉजिटिव से किस में गया, कैडमियम में गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड करेंगे। अरे गधो, यहाँ ऐड नहीं करने हैं, अरे यहाँ ऐड नहीं करने हैं, जहाँ पॉजिटिव है वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। कितने, 2। अब क्या करोगे सर, अब फाइनल रिएक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, और क्या, Zn प्लस कैडमियम 2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस में कैडमियम। N की वैल्यू क्या हो गई, कॉमन इलेक्ट्रॉन देख लो, दोनों में क्या है, 2 है, तो N की वैल्यू 2। बढ़िया। अब ई सेल निकालने के लिए बोल रहा है, ई सेल निकालने के लिए बोल रहा है। और ई सेल निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। तो पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा भाई साहब, जो कि होता है ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन। दोनों का रिडक्शन वैल्यू आनी चाहिए। रिडक्शन का मतलब दोनों का, जैसे कैडमियम 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, रिडक्शन वैल्यू दी है। ये 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन वैल्यू दी है। कई बार क्या करेगा, ऐसे दिया होगा Zn से Zn2 पॉजिटिव, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है, और इसकी वैल्यू दे रखी होगी 0.76 वोल्ट। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है, एक गोल्डन पॉइंट है, अगर कंफ्यूज करना चाहेगा तो यही करेगा वो पेपर में। देखो तुम्हें कई बार एक की ऑक्सीडेशन वैल्यू देगा, ये देखो इसकी क्या है, 0 से पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू है। जबकि आपको इसमें दोनों रिडक्शन वैल्यू पुट करनी होती है, तो कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को नेगेटिव कर दो तो आपकी रिडक्शन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, चेक जरूर करोगे कि रिडक्शन वैल्यू गिवन है कि नहीं है। अभी ये रिडक्शन नहीं गिवन थी, लेकिन नहीं दी होगी तो बस साइन चेंज करके यहाँ पे रख दोगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। ठीक है, तो ये आपको कितना दे रखा है, कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे है हमारा कैडमियम माइनस का 0.40, माइनस का 0.76। ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.76 माइनस 0.30 मतलब 0.40, ये आ जाएगा 0.36 वोल्ट ई नोट ऑफ सेल। यही निकालना था क्या, नहीं सर ये थोड़ी निकालना था, ये तो एक पार्ट है, हमें निकालना तो ई सेल है, ईएमएफ। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। फर्क क्या है पता है इन दोनों में क्या फर्क है, ई सेल जो है, ई नॉट ऑफ सेल जो है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का है, ये वाला ये स्टैंडर्ड का है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है। देखो जो डिफरेंस होता है ना ई सेल और ई नॉट ऑफ सेल में, नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ई सेल होता है किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, ये होता है इनका मतलब। माइनस में 0.0591 अपॉन में एन, और लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, यही आएगा। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट Zn है, ठीक है, और ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयंस नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई होगी आपको 0.1 और इसकी दी हुई है 1 की 10 की पावर -1, 1 की 10 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ सेल हमने अभी निकाला, कितना निकाला था 0.36, 0.0591 अपॉन में 2 log 10 की पावर -1 होगा उनमें 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, देन अगेन 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है, log 10 1 होता है। तो ये हो जाएगा 0.36 माइनस का पॉइंट, ये याद कराई थी ना 0.002955, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, ई सेल आ गया आपका 0.33045 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है कोलराउस लॉ से क्वेश्चन है, जिससे तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए कह रहा है, और उसकी कंडक्टिविटी गिवन है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है ना वो लिखना की ना आदत डाल लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या गिवन है भाई, ये कैप एम, और निकालना हमें क्या है, एसिटिक एसिड का ही कैप एम नॉट निकालना है, देखोगे ध्यान से तो, ठीक है, और क्या निकालना है, डीओडी अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको कैप एम नॉट ऑफ CH3COOH निकालना है, तो ये होता है, तो ये होगा आपका लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इस आयन की और इस आयन की। लेकिन आपको ये दोनों नहीं गिवन, आपको ये दोनों नहीं गिवन, आपको तो ये गिवन है। तो क्या मैं इनको कुछ जोड़ दौड़ के ये बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो CH3COO है, ये पानी में जाके टूटेगा CH3COO प्लस Na पॉजिटिव, NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें से मुझे चाहिए क्या, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, है ना। और क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक ना Na चाहिए और ना Cl चाहिए। तो मैं क्या करूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, लेकिन साथ में NaCl एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो जो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड में एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो मेरे सेकंड में है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा सेकंड में से, तो मेरे पास वो आ जाएगा जो मुझे चाहिए, है ना, मेरे को जो चाहिए वो आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैप MCH3COO इज इक्वल्स टू कैप एम नॉट ऑफ CH3COO। सबसे पहले तो ये मुझे चाहिए, इसमें से क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए और मुझे इसमें, एक तो ये वाला चाहिए कैप एम नॉट ऑफ HCl, क्या नहीं चाहिए, Na और HCl नहीं चाहिए, तो NaCl माइनस कर दो, कैप एम नॉट ऑफ NaCl। इन सब की वैल्यू आपको गिवन है, ध्यान से देखो, तो इन सब की वैल्यू है 91 प्लस में 426 माइनस में NaCl हो गया 126, है ना। कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपका 91 प्लस 426 माइनस में 126, कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है 391, यूनिट आपको याद रखनी है भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी देख सकते थे क्योंकि यहाँ पे गिवन भी थी। तो ये तो हो गया आपका जो पहला पार्ट था, लेकिन दूसरा पार्ट जो आपका इंपॉर्टेंट था वो था अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है कैप एम अपॉन में कैप एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी नॉर्मल वाली और नीचे आएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूजन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, काफ़ी नाम होते हैं इस डॉट के, लिमिटिंग मोलर या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूजन, लिमिटिंग मोलर, ठीक है। तो ये तो आपने निकाल ली, और ये वाली आपको गिवन है, ये देखो, ये आपको गिवन है, ये रही देखो, इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 48.1, और ये आपने निकाली कितनी 391, इसको करो डिवाइड,
कितना आएगा, ये आपका लगभग आ रहा है 0.123 अल्फ़ा की वैल्यू, लेकिन तुम्हें परसेंटेज में लेनी होती है, तो परसेंटेज में लोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12.3%। अल्फ़ा हमेशा ना परसेंटेज में निकाल देना, 12.3%। इसको भी तुम बाद में कैलकुलेट करके कर सकते थे, बहुत टाइम था इसके लिए भी। तो कुछ नहीं करना होता यार ये वाले क्वेश्चंस में, तुम्हें ना अगर जिस चीज़ का दिया हुआ है, मतलब जो भी चीज़ एसिटिक एसिड है, तो डायरेक्ट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी नहीं देंगे तुम्हें, किन्हीं 3 की दे देंगे, जिनमें से 2 को ऐड करके 1 को माइनस करोगे तो इसी की आ जाएगी, तो वही करके अल्फा निकाल देना, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यूजिंग ई नॉट ऑफ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू प्रिडिक्ट विच वन इज बेटर कोटिंग फॉर द सरफेस ऑफ आयरन, कि आयरन का जो सरफेस है, देखो आयरन पे कोरोजन हो जाता है, तुम्हें भी पता है, तो आयरन की सरफेस को हम किससे कोट करें, दो हमें दे रखे हैं, एक पी और एक क्यू, इन दोनों में से किसको हम आयरन पे कोटिंग करें कि बढ़िया रहे, ठीक है, कोरोजन ना हो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि पी और क्यू क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इसकी ई नोट वैल्यू हमें ये बताना है कि क्या बढ़िया रहेगा ताकि ये कोरोजन से बच सके। तो भाई देखो, जितनी ज़्यादा लोअर वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका एलिमेंट, है ना, उतना ज़्यादा एलिमेंट आपका जो है रिएक्टिव होता है। तो P की जो नेगेटिव वैल्यू है, देखो बेस लाइन क्या है आयरन की, तो इतनी है, P की माइनस का 2.3 बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और Q की थोड़ी कम नेगेटिव है, तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जो Q होगी वो कम रिएक्टिव होगी, है ना। तो यहाँ से ये पता चला मोर नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इंडिकेट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा, मीनिंग मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइज मोर इजीली, है ना। तो हमको क्या लेंगे पी और क्यू में से, पी को लेंगे, क्यों, मोर नेगेटिव वैल्यू मोर ज्यादा रिएक्टिव होगा, पी को क्यों लेंगे, ये देखो इस तरीके से लिख के आना है, पी एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल एनोड, क्यों, क्योंकि इसकी जो ई नॉट वैल्यू है वो बहुत कम है आयरन से, ठीक है, इट इज हैप्पियर टू गिव, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए बढ़िया खुश रहेगा, और रस्ट अवे टू सेव द आयरन। देखो मान लो यहाँ से कोरोजन होता है आयरन पे, तो कोरोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ही तो लेने आता है ना, इलेक्ट्रॉन लेने आता है, तो ये जो पी होगा ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी रहेगा, तो खुद के इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आयरन तक पहुंचेगा ही नहीं, रस्ट सेक्रीफाइस कर देता है भाई, ठीक है। तो वेदर इफ द वेदर और द वाटर ट्राई टू अटैक द मेटल, तो पी क्या करेगा, स्टेप इन एंड सेज ऑक्सीडाइज मी, अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लेगा, रादर देन आयरन को बचा लेगा, सेक्रीफिशियल मतलब सेक्रीफाइस कर देगा। फिर है स्क्रैच टेस्ट, अगर कोटिंग गेट अ स्क्रैच, मान लो कोटिंग जिस पी की कोटिंग कर दी तुमने, लेकिन पी की कोटिंग पे स्क्रैचेस आ गए, पी की कोटिंग पे स्क्रैचेस आ गए, तो आयरन एक्सपोज हो जाएगा, है ना यार। मान लो तुम अपनी बाइक पे वो करवाते हो, पीपीएफ करवाते हो, तो पीपीएफ अगर हल्की सी हट जाएगी, स्क्रैच लगेगा, तो डायरेक्ट बाइक पे डेंट लगेगा, गाड़ी पे डेंट लगेगा तुम्हारी, है ना। तो अगर ऐसा हो कि भाई कोटिंग हट जाए, स्क्रैच आ जाए, तो आयरन एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन इस केस में भी मेटल पी जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मेटल पी घिसड़ता हुआ, मतलब जब वो स्क्रैच हो रहा होगा ना, तब वो पी अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे जाएगा कि भाई देख मेरे इलेक्ट्रॉन तू एक्स्ट्रा रख ले, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख ले, अगर बाई चांस मैं मर गया तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन तू दे दियो रेस्ट को, और तू खुद बच जाइयो, समझ रहे हो। जैसे कि यार ऐसा होता है ना, वो तुम्हें पता है ना, लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें आने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है उसमें, है ना। ऐसे ही ये आप समझ सकते हो, ये लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है इसका पी, कि भाई अगर मैं मर गया तो मेरे इलेक्ट्रॉन जो है ये आयरन के पास चले जाएंगे, और अगर कोरोजन होने आता है तो कोरोजन को मेरे इलेक्ट्रॉन दे देना, आयरन सेफ रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम पी टू क्यू कीपिंग द आयरन सेफ। प्रॉब्लम क्या है क्यू के साथ, देखो पी के साथ क्यू के साथ ये प्रॉब्लम है कि मेटल क्यू थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो इफ कोट विद आयरन, अगर आयरन को क्यू से कोट करे तो अगर स्क्रैच लगेगा तो आयरन रस्ट और जल्दी होगा, तो इसीलिए भाई क्यू को हम नहीं लेंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं बढ़िया क्वेश्चन पे, जो कि है कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन से। कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन से क्या दिया हुआ है आपको, कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी को दिखाते हैं के से, कितनी दी हुई है, ये रही कंडक्टिविटी। कैसे याद रखोगे कि क्या कंडक्टिविटी है, एसआई यूनिट देखो ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 7.896
10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट से पहचानोगे क्या दिया हुआ है, मोलर दिया हुआ है, मतलब कि कंसंट्रेशन दी हुई है, तो दिया हुआ है आपको 0.00241 मोलर। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैप एम निकालना है आपको। इफ कैप एम नॉट आपको दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको अल्फा भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा निकालने के लिए तो कैप एम और कैप एम नॉट चाहिए। कैप एम नॉट है, कैप एम मैं निकाल लूंगा इन दोनों का यूज करके, फिर अल्फा निकलेगा। तो फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा, नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं होगा भाई। फॉर्मूला क्या होता है कैप एम का, कैप एम का फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में सी। के की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 7.896 10⁻⁵ 7.896 10⁻⁵। के की वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन आपको गिवन थी 0.00241। अब इसको तुम सोल्व करने में आधा टाइम निकाल दोगे, तो हमेशा ना पहले जीरोस हटाओ, 10⁻³ मतलब 3 नीचे, ये यहाँ पे तुम्हारा 10⁵ ऊपर है ना, 10⁵ ऊपर, तो 10⁵ से ये वाला 10⁻⁵ कैंसिल, 10⁵ से 10⁵ कैंसिल। तो अब तुम्हारे पास सिंपल कैलकुलेशन बची है, डेट इज 7896 अपॉन में 241 है ना। और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, 7896 डिवाइड बाय 241, ठीक है बढ़िया। तो ये है। अब आपको एक और चीज निकालने के लिए बोला था, डेट इज अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला भाई देखो बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, कैपम बाय कैपम नॉट, हमें ये भूल जाते हैं कि कैपम पहले है कैपम नॉट पहले है, ठीक है। तो कैपम नॉट भाई नीचे आता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, कैपम आपको, कैपम हमने निकाला है, कितना निकाला था 32.76 और 300, ये 390 कुछ गिवन है ना, 390.5। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है 0.0084, लेकिन मैंने क्या बताया था परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 8.4%। तो 8.4% ये डिसोसिएट हुआ। लेकिन आपको क्या निकालने के लिए बोला, ध्यान से देखो, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है केसी, क्या होता है केसी निकालने के लिए बोला आपको। अभी आपके पास क्या है अल्फा, और केसी का फॉर्मूला, केसी का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। सी क्या है जो आपको गिवन था, कितना 0.00241। अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.084 होल स्क्वायर, 1 माइनस में अल्फा, 1 माइनस में 0.084। अब क्या करोगे 241 अपॉन में 10⁻⁻, नहीं खाली 5, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 0.916, और ऊपर आ जाएगा आपका 0.084, 0.084। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 जीरो नीचे आएंगी, ठीक। और आप के की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हो तो तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, के की वैल्यू हो जाएगी 1.86 10⁻⁻5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इसको कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, ठीक है, लास्ट में करना, लेकिन बढ़िया से तसल्ली से करना कैलकुलेशन, क्योंकि नंबर मिलते हैं भाई उसके। कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी, क्या दिया हुआ आपको, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, कंसंट्रेशन दी हुई है पहले तो 10⁻⁻³ मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1500 ओम। सेल कांस्टेंट निकालना है, सेल कांस्टेंट भाई जी स्टार होता है, और आपको दिया क्या हुआ है लास्ट में, के दिया हुआ है।
देखो एक फॉर्मूला है, याद कर लो, के इज इक्वल टू जी इंटू में जी स्टार। जी स्टार होता है आपका सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट निकालने के लिए ही बोला हुआ है। सेल कांस्टेंट कैसे निकालोगे, के बाय जी। जी क्या होता है, 1/जी क्या होगा, जी क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो 1/कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आर, तो के आर। तो के आपके पास है, आर आपके पास है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, के 0.146 10⁻³ आर की वैल्यू है 1500। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा वैल्यू, जी स्टार इज इक्वल टू 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जी स्टार आपका आ गया ये, इसको डब्बे में कर दोगे बंद, यही आपका आंसर, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट देखो, कह रहा है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी की एक आपको रिएक्शन दे रखी है Fe3 प्लस Br नेगेटिव। क्या बता रहा है, पूछ रहा है कि फिजिबल है कि नहीं, कि ये रिएक्शन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यार उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा ई नॉट ऑफ सेल। देखो सिंपल सी बात है, एक बात बता देता हूँ, फिजिबिलिटी तुम डेल्टा जी से बताते हो, किससे, डेल्टा जी। अगर तुम्हें याद हो कि गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, ठीक है। तो डेल्टा जी तो तुम ऐसे निकाल नहीं सकते, ई नॉट दे रखा है। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस का डेल्टा, माइनस का एन एफ ई ऑफ डेल्टा जी, है ना। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, और डेल्टा जी क्या होता है आपका, माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। बाय चांस ई नॉट ऑफ सेल आपका नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो ई नॉट ऑफ सेल आपका मस्ट भी क्या होना चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होना चाहिए तभी फिजिबल होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई Fe3 पॉजिटिव, Fe3 किस में जा रहा है, Fe3 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव। कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे है, तो कहाँ ऐड करोगे, यहीं ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन में। अच्छा Br में देखो, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये है आपका रिडक्शन। और Br का कैसे दिया हुआ है, हाफ Br2 किस में जा रहा है, Br नेगेटिव में, Br नेगेटिव। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे अब बताओ, ये नेगेटिव में, ये जीरो है, जीरो कम होता है नेगेटिव कम होता है, सर जीरो कम होता है, तो यहीं पे ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, है ना। अब दोनों, अब तुम्हें पता चल गया ई कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है। सर कैथोड पे तो है आपका ये Fe, और ये है एनोड पे। क्यों, क्योंकि इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड पे है। तो ई नॉट ऑफ सेल इज ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन। क्या दोनों रिडक्शन की वैल्यू गिवन है, पहली तो रिडक्शन है, फिर 0 से -1 ये भी रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन की वैल्यू ही है। तो ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा आपका रिडक्शन की, मतलब 0.77 माइनस का 1.09, जो कि आ जाएगा माइनस का 0.32। ई सेल, ई सेल की वैल्यू आ गई नेगेटिव। ई सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन फिजिबल होगी, नहीं, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो ये कुछ की फॉर्मूलेज है जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी का K × 1000/C, डिसोसिएशन कांस्टेंट का C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, सेल पोटेंशियल का E नॉट ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन और E नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन, गिब्स फ्री का माइनस में NFE। फिजिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा कि अगर फिजिबल तभी हो पाएगी जब E नॉट ऑफ सेल जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, मान की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए इसकी। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा X और Y है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डाइल्यूट करने पे मोलर कंडक्टिविटी X की 2.5 गुना बढ़ गई, वाइल Y की 25 गुना बढ़ गई। तो कह रहा है विच ऑफ द टू इज इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। तो यार आपका जो Y है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और X आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा Y ही वीक है। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट करने पे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिसकी वजह से शार्प इंक्रीज हुआ मोलर कंडक्टिविटी में, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका था, सो डाइल्यूट करने पे उतना राइज नहीं करा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक है ना।
कैप एम बाय रूट सी। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गैल्वेनिक सेल है, उसमें हाफ सेल रिएक्शन हो रही है, तुम्हें कह रहा है डिसाइड करो कि कौन सी रिडक्शन रिएक्शन ही रहेगी, जैसे रिडक्शन करोगे, और कौन सी रिवर्स होकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, और रीजन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो यार देखो, इन दोनों में से एक बात ध्यान रखना, जो स्पीशीज का हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल हो वो रिडक्शन पे जाता है कैथोड के। तो इन दोनों में से किसका हायर है, किसका हायर है? या छोटी वैल्यू नेगेटिव में बड़ी होती है ना, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो हमेशा कैथोड पे जाएगा रिडक्शन के लिए। तो ये कैथोड रिडक्शन, ये एनोड रिडक्शन। ठीक है, तो हम ये तो चलेगा कैथोड पे, ये कैथोड पे जाएगा तो इसका होगा रिडक्शन, और ये फिर को जाना पड़ेगा एनोड पे, और एनोड पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिवर्स रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। Cr3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और Cr सॉलिड में गया, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन के लिए, है ना। तो ये होगी हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, और हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी, Fe2 पॉजिटिव, Fe सॉलिड में गया, ये क्या है कैथोड में। ठीक है, पहले आपका था ऐसे Cr, और Cr से Cr3 पॉजिटिव में गया है, इलेक्ट्रॉन गेन करें इसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। तो एनोड पे जो रिएक्शन है क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड। एनोड पे जो रिएक्शन है क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड, है ना। तो ये वाली सेम रहेगी Fe वाली, क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो इसकी ज़्यादा होती है वो आपका कैथोड पे रिड्यूस होता है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा वाला आपका घर पे पहुंच जाएगा, मतलब कि वो उल्टा हो जाएगा, उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी उसकी, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे पहले दोनों की, फिर रिडक्शन वाली सेकंड सेम रहेगी, और जो फर्स्ट वाली है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। गैल्वेनिक में हायर पोटेंशियल, जिस हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही कैथोड पे जाता है, जो मैंने तुम्हें बताया। स्टेट कॉलराउज लॉ, कॉलराउज लॉ को स्टेट करना है, और यहाँ पे तुम्हें ये सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें करवा दिया है। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, ध्यान से देखो। पहले तो कॉलराउज लॉ क्या कहता है कि भाई इनफाइनाइट डिल्यूजन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको भी तुम याद कर लो अच्छे से कि क्या कहता है। एट इनफाइनाइट डिल्यूजन लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है, एट इनफाइनाइट डिल्यूजन मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl है, तो NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूजन मतलब बहुत पानी डाल दिया जाए, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी Na पॉजिटिव की जो कंडक्टिविटी होगी प्लस Cl नेगेटिव की जो कंडक्टिविटी होगी, मतलब इंडिविजुअल की हम काउंट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल का कराने का फायदा यही है कि मान लो जरूरी नहीं है कि ये दोनों आयन जो है इसी से आए, किसी और से भी आएंगे तो भी चलेगा। जैसे आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला, कैलकुलेट डिग्री ऑफ NH4, NH4OH, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी NH4OH की नहीं दी हुई, दी हुई है, नहीं दी हुई, NH4OH। तो अगर इसकी तुम्हें कैप एम नॉट निकालना है इसका, तो क्या करोगे, इसमें से NH4 चाहिए मुझे, इसमें से NH4 चाहिए, और इसमें से OH चाहिए, तो पहले और दूसरा क्या होगा, ऐड। ठीक है, NH4 NaOH, कैप एम नॉट ऑफ NaOH माइनस का कैप एम नॉट ऑफ, देखो इसमें से मुझे ये मिल जाएगा, इसमें से ये मिल जाएगा, बाकी NaCl फालतू है, तो कैप एम नॉट ऑफ NaCl, तो क्या आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं है, पहले वैल्यूज रखो, 129.8, क्या आ जाएगा, 129.8 प्लस में 217/4 माइनस में 108.9, 238 ऐड करोगे तो 238.3 साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब तुम्हारे पास कैप एम नॉट है, कैप एम नॉट है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो क्या निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा क्या आएगा कमेंट में बताना और परसेंटेज में बताना। ठीक है, परसेंटेज में बताना। कैप एम नॉट तुम्हारे पास है, कैप एम तुम्हें दे रखा है, अल्फा बताना परसेंटेज में। ठीक है, ठीक है, तो ये थे भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। अब करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल। फिर लगा देते हैं ना तो वो रिवर्स में चीजें जाने लगती है, हाई कंसंट्रेशन से लो में, तो उसको कहते हैं भाई रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ। ठीक है, वो आगे मैं समझाऊंगा आपको ये वाला प्रिंसिपल जो कि यहाँ पे ही है। देखो भाई ये आपका जो है सेटअप है, इसमें आपने मैंने पहले भी जो बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब लेकिन अगर लो से हाई वाले प्रोसेस को अगर रोकना है ना, वो आपका प्रेशर जिस पे आपका ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए उसको बोलते हैं भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई। और अगर हम अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दें, इतना प्रेशर लगा दें कि ये रिएक्शन अब हाई कंसंट्रेशन से लो में जाने लगे, तो उसको बोलते हैं भाई रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल पास फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट तक जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। एसपीएम के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, सेलुलोज एसीटेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब जो नदियों के पानी गंदगी को निकालने के लिए भी ये प्रोसेस यूज किया जाता है और घरों में तो यूज होता ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, मतलब कह रहे हैं सॉल्वेंट का ये प्रोसेस को रोकने के लिए मिनिमम जो प्रेशर चाहिए वो ऑस्मोटिक है। ठीक है, आइसोटोनिक मैंने आपको बता दिया। अब आता है भाई 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर को डिजोल्व किया 100 ग्राम में, तो ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट रख दिया सॉल्वेंट रख दिया। ठीक है, CH2 द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय दिस, लोअर्ड का मतलब समझते हो ना, डिप्रेस लोअर्ड, हमेशा आपको डिक्रीज लोअर्ड डिप्रेस ये सब वर्ड जो है आपके डेल्टा टीएफ के लिए यूज होता है, जो डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, साथ में आपको केएफ भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर SX, कह रहा है ये फॉर्मूला ढूंढो इसका। तो कुछ नहीं यार, सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, देन आपको एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो आपके पास डेल्टा टीएफ की फॉर्मूला है, यहाँ से आप मोलर मास निकाल दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो भाई सबसे पहले आपने कहा था जीरो वाली चीजें एलिमिनेट करो, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो बचा है, यहाँ से 3 जीरो ऊपर, ठीक है, और 2 जीरो नीचे, तो यहाँ से ये कैंसिल, अब 1 जीरो बच गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 100, तो ऊपर बच गया 100, 2.56 ऐसे का ऐसे, 383 ऐसे का ऐसे, और नीचे भी 383 ऐसे का ऐसे, इससे ये कैंसिल हो गया। 2.56 के 2 जीरो नीचे आएंगे, इससे ये कैंसिल, और तो आ गया आपका मास 256। अब मोलर मास आपके पास आ चुका है, और मोलर मास किसका क्या होता है, मान लो कि O2 है, इसका मोलर मास 32 है, तो उसको किस तरीके से लिख सकते हो, 16 इंटू में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, मोलर मास है हमारे पास, जैसे उसका 32 था, इसका 256 है। नंबर ऑफ सल्फर एटम x है जो हमें चाहिए, और एटॉमिक मास क्या होता है भाई सल्फर का, वो भी हमें पता है 32 होता है। तो 256 डिवाइड बाय 30, नंबर ऑफ सल्फर एटम 8 आ गए, तो फॉर्मूला हो गया S8। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के पार्ट में कुछ कह रहा है कि कह रहा है जब ब्लड सेल आर आइसोटोनिक है 0.9% NaCl के साथ, कह रहा है 0.9 के साथ तो ठीक है कि आपका π1 = π2 होगा, ठीक है, बट 1.2 NaCl सॉल्यूशन में क्या होगा और 0.4 NaCl सॉल्यूशन में क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो भाई जब आप ब्लड सेल को सॉल्टी सॉल्यूशन में डालते हो ना, जैसे 0.2% ज़्यादा सॉल्टी होगा तो श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है, और अगर आप कम सॉल्टी में डालोगे या फिर एक्वस में डालोगे तो स्वेल करता है। तो RBCs या फिर ब्लड सेल्स इस तरीके का क्वेश्चन आए तो श्रिंक करेगा सेलाइन वाटर में ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, मतलब कि सेलाइन मतलब NaCl हो गया, अब NaCl में परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर इसलिए, और स्वेल करेगा डिस्टिल वाटर में या लेस सॉल्टी वाटर में। ठीक है, इसके बाद तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है कि मेजरमेंट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड है उसको यूज़ किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के मेजरमेंट्स के लिए। क्यों भाई, देखो भाई इस चीज़ के ना 2 रीज़न है।
एक तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर में जो प्रेशर मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, और इसमें मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी यूज होती है। अदरवाइज तीनों जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उसमें मोलैलिटी यूज होती है। इसके अलावा जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज़्यादा होता है, और इतने मॉलिक्यूलर मास वाले को मेजर करने के लिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर को ही यूज कर सकते हो, एज वो मेजर कर सकता है मैग्नीट्यूड को बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि उसमें मोलैरिटी आती है। इसके अलावा यार एक्वस एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर वार्म वाटर से ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि कोल्ड वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है ना ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ठंडे पानी में। कह रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन नियरली डबल देन द 1 मोलर आपका शुगर सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, पहले भी बताया है ऐसा क्वेश्चन। अब यार आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका आई से रिलेटेड है, ये वाला भी आपका आई से रिलेटेड है, तो इनको ज़रूर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, जैसे मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन लिक्विड चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है, चेंज होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये बात भी सही है, क्योंकि वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज होता है, इसीलिए ही मोलैरिटी टेम्परेचर पे चेंज होती है। तो असर्जन भी सीखे और आपका रीजन भी सही है। एजियोट्रोप मैंने आपको बता ही दिया था, सम लिक्विड जो है एजियोट्रोप बोला जाता है, क्यों? इंटरमोलिकुलर फॉर मिथेनॉल और एसीटोन में। इस तरीके का जब पूछे तो मेजरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर होता है, ठीक है। इसके अलावा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज़ कुछ सॉल्यूशन है जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, मान लो कि आपके पास पानी है, उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो, तो वो मैक्सिमम सॉल्यूट जब आप इसमें ऐड कर दोगे, मैक्सिमम इतनी चीनी डाल दोगे कि उसके बाद आधा चम्मच चीनी भी इसमें नहीं डल पाएगी, इतना पूरा आपने इसको सॉल्युबल कर दिया। तो वो जो पॉइंट होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सही है। उसके अलावा जैसे आपका सेकंड है बाइनरी, जिसमें एक सॉल्यूट हो, ठीक है, द सॉल्यूशन विच हैज 2 कंपोनेंट, या एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ओके। उसके अलावा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 2 का सेम होता है, तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फर्स्ट हो जाएगा सी का। अब नेक्स्ट है भाई हाइपो सॉल्यूशन और हाइपर सॉल्यूशन। देखो हाइपो वो होता है जो जिसमें जैसे एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या हो, कम हो, तब वो आपका हाइपोटोनिक होता है। और हाइपर में एक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा हो, तो वो आपका हाइपर होता है। और सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूशन सॉलिड फेस में हो, तो ये है भाई, ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना है यहाँ से भी, और ये लॉज के बेसिस पे आपको करना है, ठीक है, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके के यार क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं बहुत बारी, तो इनको ही आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसमें 1-2 क्वेश्चंस मैंने और दिए हैं, जैसे कि आपका एक ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है डेसिमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 50% डिसोसिएटेड। अब 50% डिसोसिएटेड समझ रहे हो, मतलब 100% डिसोसिएटेड नहीं है, मतलब आई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई निकालना है आपको। सबसे पहले पोटेशियम फेरोसाइनाइड कोऑर्डिनेशन आना चाहिए आपको इसके लिए, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, K4FeCN6, तो इसके लिए आप इसको डिसोसिएट करोगे तो 4K प्लस इसमें टूटेगा, तो कितने हो गए आपके मोल्स, 5 हो गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1/n-1। इस झोल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यूनिट नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें देखो, केल्विन, जूल, ये सब SI यूनिट में दे रखे हैं आपको, तो SI यूनिट में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1000 हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हम ml में ले रहे थे, तो लीटर में लोगे तो 1000 से क्या करोगे डिवाइड, तो ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.1, तो इसको आप क्या करोगे 10⁻³ से डिवाइड, तो डिवाइड करा तो आपके पास अब जो आया ना 10⁻² मोल मीटर क्यूब, ये बिल्कुल सही आपका यूनिट में आया है। तो अब वैल्यूज रख दो, आंसर निकाल दो। तो यार ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये था यार आपका सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार ये था सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस का पूछा हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। अगर आपको कोई भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो 999 में मिल जाएंगे, वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दिए गए हुए नंबर पे। और मेरी वन शॉट प्लेलिस्ट